हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि ऑल ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का हमारा सेट 3 है। सेट 1, 2 भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए आज हम सेट 3 सॉल्व करते हैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें थ्योरेटिकल टाइप के भी कुछ प्रश्न होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन में थ्योरेटिकल टाइप के पहले प्रश्न करवा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न वो भी करवा रहा हूँ। बाकी जो न्यूमेरिकल मतलब जो क्वेश्चन टाइप के प्रश्न होते हैं उसको मैं आप लोगों को अलग से कॉपी भी करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। मतलब पूछ रहा है विच डिपेंडेंस ऑन द फ्रैक्शनल फोर्स, मतलब घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं घर्षण कब लगता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहिया हो गया। अब ये घर्षण कब मतलब इसमें घर्षण कब लगेगा, जब इसके नीचे कोई बेस होगी ना, इसके नीचे कुछ बेस होगा और जब इस पहिया इस पर चलेगा तभी तो इस घर्षण लगेगा। मतलब कोई संपर्क सरफेस होगी तभी तो उसमें घर्षण बल लगेगा ना। जैसे कि हमारा पहिया हो गया, जैसे कि आप गाड़ी मोटर देखे होंगे चलते हुए, तो उसमें जो घर्षण किस में लगता है, जब उस सड़क पे लोग चलते हैं तभी तो घर्षण मतलब सरफेस संपर्क सरफेस होनी चाहिए। तो घर्षण बल हमारा किस पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपर्क सरफेस पर। ठीक है, कांटेक्ट सरफेस। चलिए ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के गुणांक खोजने का सूत्र क्या है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो घर्षण का गुणांक होता है उसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, म्यू से उसको डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है कि घर्षण गुणांक को खोजने का सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, म्यू इक्वल टू F/W। इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने सेट 1, 2 सॉल्व कराया, उसी में से है, जिसमें से आपको बल दिया था और द्रव्यमान मतलब वेट दिया था इतने किलोग्राम को ले जाने के लिए, और घर्षण गुणांक पूछ रहा था, तो हमने इसी प्रकार उसको सॉल्व कराया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके कृपया देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब पूछ रहा है अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु के गुरुत्व का केंद्र क्या है। तो शंकु के गुरुत्व के केंद्र पूछा है, वो भी अपने आधार से। ठीक है, जैसे कि आप शंकु जानते होंगे, कुछ इस टाइप का होता है शंकु। यहाँ सही से बन नहीं पा रहा है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कुछ इस टाइप का हमारा शंकु होता है। ठीक है, चलिए इसको कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसका बेस है, पूछ रहा है कि वृत्ताकार शंकु के गुरुत्व का केंद्र क्या होगा। आप यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे सीधी सेंटर, तो ये हमारा सिमेट्रिक फिगर हो जाएगा ना। तो इसकी जो हाइट हो, यहाँ से यहाँ तक इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, वो आपसे पूछा है कि इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो वो हमारा शंकु के मतलब अकॉर्डिंग जो होगा वो h/4 होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो हो गई h हो गई, तो फिर इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो h/4 होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, h/4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है 13 + x = 20 है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों एकदम सिंपल है, 13 + x = 20 है, तो आप इस 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो x = 20 - 13, तो कितना हो जाएगा, x = 10 में 3 गई 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एकदम सिंपल सा सवाल है, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल है दोस्तों, इसको आप लोग डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा।
यदि x इंटू पॉइंट समझ है, पॉइंट मतलब इंटू है, x इंटू 120 इक्वल टू 960 मतलब x इंटू 120 बराबर 960 है, तो x का मान क्या होगा, x ये पॉइंट मतलब इंटू 120 इक्वल टू 0 है, 960 है, तो x का मान पूछा। तो ये वाला चीज़ जब इंटू में इधर में जाता है तो क्या हो जाता है, इक्वल टू के पास जाता है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल टू 960, और जब ये इंटू है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 120। अब आप लोग इसको काट लीजिए, 12 अट्ठे 96, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी 8। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन और उसके मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुलंब विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति या पायसन अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो इसका जो राइट मतलब पूछ रहा है कि लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए अनुलंब विकृति। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप कर देंगे आप ही का नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, विनाइल पॉलीमर, पॉलीस्टायरन, सिलोलाइड, मेलामाइन, रेजिन्स। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी मेलामाइन रेजिन्स। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। भाई जो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा, मतलब क्या है प्रक्रिया। तो जब आप ऊष्मा उपचार करते हैं तो क्या होता है, उससे आकार बदल जाता है, उससे संरचना परिवर्तन हो जाती है ना। जैसे कि आप मतलब आप देखे होंगे भट्टी वगैरह में लोहे को गलाकर उसका आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो क्या किया जाता है, ऊष्मा उपचार ही तो किया जाता है। तो वही आपसे पूछा ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, मतलब उसे हीट करना और कूलिंग की प्रक्रिया, मतलब उसको ठीक ठंडा तो भी किया जाता है ना। वही आपसे पूछा है कि ऊष्मा उपचार क्या है, प्रक्रिया क्या है, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग किया जाता है ना, और फिर उसको कूलिंग करने की जो प्रक्रिया होती है वही ऊष्मा उपचार प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ठीक है, पूछा है उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, मॉर्टेनसाइट या फेराइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो है ऑप्शन बी ऑस्टेनाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपसे पूछा है बट्टा क्या है। ठीक है, बट्टा क्या है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है, या किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट, या विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक मार्केट प्राइस होता है MRP आप देखे होंगे, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक, अब जैसे कि कोई दुकानदार मतलब कोई ग्राहक आता है किसी दुकानदार के पास, तो कोई सामान जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए कोई सामान MRP में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 70 रुपये का सामान है। तो दोस्तों आप थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 70 रुपये का MRP लिखा है, दुकानदार आपको दे रहा है 60 रुपये में। तो कोई ग्राहक कहा भैया नहीं हमको कुछ छूट चाहिए, भैया हमको छूट चाहिए। तो दुकानदार कहा कि ठीक है हम आपको ये 60 रुपये में 10% की छूट देते हैं। ठीक, 10% की छूट देते हैं, किस पे देना है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक,
ये SP है हमारा सेलिंग प्राइस पे, MRP पे तो नहीं दे रहा है ना, ये सेलिंग प्राइस पे हमारा छूट दे रहा है 10% की। तो 10% की जब इसमें छूट देगा तो जो आएगा वो हमारा मतलब उसके मतलब बेचेगा वो 10% छूट पे। तो ये जो छूट हमारा 10% दे रहा है ना, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बट्टा है। तो इसका ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में तो छूट दिया है ना ये, तो वही इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, मतलब किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। बट्टा उसी को कहते हैं। ठीक है, जब विक्रय मूल्य में कोई छूट दे दिया जाए तो उसी को बट्टा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन A, आकलन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे दोस्तों आपको पता है पिछली बार जो एग्जाम हो रहे थे अभी तक चल रहे थे उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित केवल 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार अब जो होने वाला है एग्जाम, आपके CBT एग्जाम सेकंड ईयर वालों के लिए या चाहे फर्स्ट ईयर वालों के लिए हो, 25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से आने वाले, इसलिए आप लोग पिछले के मुकाबले कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का 250 क्वेश्चन का जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है इंग्लिश में, बट आप उसे समझने की कोशिश करेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे, वरना मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में उपयोग किए गए एल्यूमिनियम के तार का न्यूनतम स्वीकार्य आकार क्या है, 1.5 स्क्वायर इंटू मिलीमीटर या 2.5 स्क्वायर टू मिलीमीटर या 5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर या 3.5 स्क्वायर इंटू मिलीमीटर। तो आकलन में उपयोग किए गए एल्यूमिनियम तार का न्यूनतम स्वीकार्य आकार जो है वो है हमारा ऑप्शन A, 1.5 स्क्वायर इंटू मिलीमीटर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि जितने क्वेश्चन करवाएं आप लोग आसानी से समझे होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी तरह हम ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा करिए दोस्तों। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।